क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वेजिटेशन पढ़ रहे थे। क्लाइमेटोलॉजी में टाइप्स पढ़ रहे थे ना। 4 टाइप्स हो गए थे। कौन कौन से? A, F, A, M और A, W। ठीक है। उसके बाद कहाँ पर आ गए थे? B, W, H पर। B, W, H किसको डोनेट कर रहा था? वो पोस्टल क्षेत्र था या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था? वेरी गुड। और W किसको कर रहा था? विंटर को। विंटर ड्राई, स्मॉल W थी, कैपिटल W। B मतलब शुष्क क्या है? मौसम शुष्क है, जहाँ पर आर्द्रता है ही नहीं। वो कौन सी स्थल है आपके? मरुस्थल है ना ऐसे। तो वो किस में आ रहे थे? कटिबंधीय क्षेत्र में आ रहे थे। W का मतलब वो मरुस्थल जिसमें क्या रेत रेत है, यानी कि गर्म। और H का मतलब गर्म। इसके बारे में पूरा लिख दिया था। अगली बात कर रहे हैं, ये वाले क्षेत्र लिख गए थे ना। अगली बात कर रहे हैं भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु जिसको कहते हैं CS। CS और कोपेनहेगन के अनुसार लिखोगे तो CSA। कौन सा मैप लेके आए हो तुम? ये पॉलिटिकल मैप है। लास्ट हेडिंग बताओ। ठीक है, पॉलिटिकल मैप की तरफ नहीं है। एडजस्ट में लिखा है, निकला हुआ बिना पॉलिटिक्स की वजह से है ना। जो आपको पढ़ाऊंगी भी ऐसे नहीं हो, उसके पीछे क्या होगा? CSA भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु। डांट खा के तो बच्चे काम करते हैं, ये लड़की कभी डांट नहीं खाएगी। मुझे पहली बार से डांट बेटा ये दिखेगा ही ना, बोल देगा। वो बोल रहे को लिखो। भूमध्य सागरीय जलवायु जिसको कहते हैं CSA। C का मतलब क्या था बेटा? ज्यादा धीरा नहीं बोला जाएगा, नया टॉपिक स्टार्ट करना है आज आपका। जूम कर दो। अब दिख रहा है? जब भी नहीं दिखेगा ब्लर हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, इसलिए तो मैं कह रही हूँ, मैं बोल दूंगी। भूमध्य सागरीय जलवायु मैप लेके आए हो ना? सब लोग लाए हो? ये बताओ कौन कौन नहीं लाया है? आप लोग नहीं लाए हो, क्यों नहीं लाए हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहाने मत बनाया करो। बहाने वही बनाया करो जो सुनने में अच्छे लगे। जो सुनने में अच्छे ना लगे वो बहाने मत बनाया करो। और पीलीभीत में कोई एक दुकान नहीं है, मैप तो आपको सबकी दुकान में मिल जाएगा। नॉट स्पेशली किसकी? देव स्टेशनर्स है ना। आप इसके अलावा अनिल बुक डिपो के भी जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। कभी एक दुकान से दूसरी दुकान पे शिफ्ट तो हो। हाँ, तुम स्टेटस बहुत जल्दी देख लेते हो और सबके स्टेटस में कमेंट बहुत जल्दी कर देते हो, पर ग्रुप में मैसेज कौन सा है वो देखना तुम्हें नहीं आता है, या तुमने देख के भी अनदेखा करा होगा। क्यों? पर्सनली पता ही नहीं चलेगा कि किस किसने मैसेज देख लिया है। अच्छा, अब मैं अब इतना दिमाग इन सब चीज़ों में लगाओगे तो पढ़ोगे कब? अब तुम लोग ये सब दिमाग इन चीज़ों में लगाते हो तो पढ़ते नहीं हो। मेरे पास इन सब चीज़ों में दिमाग लगाने का टाइम ही नहीं रहता है। ठीक है, तो आप बात करते हैं भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय यानी कि जो आपका कौन सा है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के पास टेम्परेचर कैसा है? सी का मतलब क्या हो गया? शीतोष्ण। उपोष्ण होगा ना? उपोष्ण। उपोष्ण में पहुंचे। उपोष्ण का मतलब वहां पर क्या होगा? गर्मी। इक्वेटर यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसकी अपेक्षा कम होगी, पर वहां भी कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे ना जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसीलिए तापमान क्या था? आधार पर ए और बी और सी और डी बताया था ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, है ना। तो इसलिए मैंने CSI या CSA अब S का मतलब समर ड्राई था, C का मतलब उपोष्ण क्षेत्र, A का मतलब तापमान में अधिकता, और ये क्षेत्र कहाँ मिल रहा है आपका? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पास जितने भी देश होंगे, चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, सबका कौन सा साइड होगा? ये दक्षिण है, सबका दक्षिण साइड। अफ्रीका महाद्वीप के सारे जो देश इधर लगे होंगे
भूमध्य सागर से, उनका कौन सा साइड होगा ये, उत्तरीय साइड। उन सारे देशों में कैसी जलवायु पाई जाएगी, इसी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। और यहाँ क्या होगा, समर ड्राई। समर ड्राई मतलब वर्षा कब हो रही होगी, समर ड्राई है ना, वर्षा कब हो रही होगी, ठंड में। हाँ ठीक तो बोल रही हो। तो उसमें क्या ये जीप निकाल के फिर वो करना है, यानी कि विंटर में वर्षा हो रही होगी, शीतकाल में वर्षा हो रही होगी। और ये वर्षा खट्टे फलों के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस जलवायु में जो आपके पौधे पाए जाएंगे, यानी कि जो फसल पाई जाती है, अधिकतर कैसे फ्रूट्स पाए जाएंगे जो खट्टे होंगे। नींबू हो गया, नींबू के बाद ऑरेंज हो गया, और आंवला, मौसमी, अंगूर, ये सारी चीजें पाई जाएंगी। अब इसमें लिख लो भूमध्य सागरीय जलवायु। इसमें समानता, यह समानता उपोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र, लाइन फटाफट चेंज करके लिखना, उपोष्ण क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद लिख लो विंटर ड्राई, वो समर ड्राई और विंटर कैसे होंगे। अच्छा हिंदी को दो, चलो इसमें लिखो, इसमें शीत ऋतु शुष्क, शीत ऋतु शुष्क तथा ग्रीष्म ऋतु आर्द्र होगी। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा प्राप्त होगी, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा प्राप्त होगी। भूमध्य सागर से लगे हुए देश, भूमध्य सागर से लगे हुए देशों के नाम आप खुद ही देखोगे मैप में और लगाओगे। भूमध्य सागर लगे हुए देश, सीमा, भूमध्य सागर की सीमा से लगे हुए देशों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऐसे लिखो, भूमध्य सागर की सीमा से लगे हुए देशों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका का चिली, कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका का चिली, दक्षिण अमेरिका का चिली, सॉरी, इत्यादि में भी भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय जलवायु। इस जलवायु, यह जलवायु या वर्षा ठंडे फलों को, खट्टे फलों के लिए अति महत्वपूर्ण है, खट्टे फलों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब इसमें आप देखोगे जितने भी अंगूर हो गए, ब्लूबेरी हो गया, है ना, ये सब इसी में आता है। और इसी से क्या बनती है आपकी, शैंपेन, बियर, और क्या है, और क्या बनता है, और क्या कहते हैं, दो नाम तो मेरे को पता ही थे, शैंपेन हो गया, बियर हो गया, है। कॉकटेल इसमें नहीं आता है। कॉकटेल तो मुझे लगता है कि सबको मिला के मर्ज करके बनता है ना, वो कॉकटेल होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ बनती हैं, आपके फ्रांस में इनका अधिक उत्पादन होता है। अंगूर की शराब, मतलब अलग अलग नाम होता है ना, बियर किसको कहते हैं, जॉर्ज से बना होता है शायद, ऐसे कुछ है। नॉर्मल पूछा जाता है, ये ऐसे में सबको ये पता होता है बियर किसकी बनी होती है, तो मिलाना पड़ता है। और क्या होता है, वोडका, 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 वोडका नहीं, वोडका होता है, वोडका किसका बना होता है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अब मत कहना कि मैडम को लग रहा शौक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पढ़ाई में आता है, इसलिए मैडम को याद करना पड़ा है। आगे लिख लो, चिली तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, चीन जो अपने इंडिया से ऊपर है ना, चीन अपना पड़ोसी देश, चीन तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु 30 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांश तक, 30 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांश तक महाद्वीप के पूर्वी साइड में पाई जाती है, महाद्वीप के पूर्वी साइड में पाई जाती है। 45 डिग्री अक्षांश से तक महाद्वीप के पूर्वी साइड में पाई जाती है। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु से अधिक
जलवायु से अधिक वर्षा होती है। बताओ क्या कारण है यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु से अधिक वर्षा होने का? क्योंकि महाद्वीपों के पूर्वी तट पे कौन सी जलधाराएं बहती हैं? गर्म ठंडी। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर कौन सी जलधाराएं बहती हैं? गर्म। ये गर्म जलधाराएं क्या करते हैं? वर्षा कराने में सहायक होती हैं। इसलिए क्या होता है? महाद्वीपों के पूर्वी साइड में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा करवाती हैं। अब यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे ग्रीष्मकाल कैसे होते हैं? ग्रीष्मकाल में चक्रवात बताए थे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं ना, तो यहाँ पर ग्रीष्मकाल में आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? टाइफून। और भूल गए? टाइफून और क्या कहा जाता है? टाइफो। भूल गए तुम? चलो ठीक है। अब लिखो, अच्छा ये वाला क्षेत्र कहाँ मिलता है? पो नदी बेसिन दिखा दूं मैप पर। भूमध्य सागरीय तो यही है ना, ये बताया था भूमध्य सागर है, नहीं बताया तो देख लो। कैलिफोर्निया, चिली, ये वाले क्षेत्र। चीनी तुल्य जलवायु कहाँ पाई जाती है? क्षेत्र देख लो, पनामा बेसिन, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो मैक्सिको की खाड़ी है ना, ये कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगर ये देखोगे उत्तर है या दक्षिण है? दक्षिण। और ये क्या है? पूर्व। दक्षिण पूर्व अमेरिका में, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में। उसके बाद चीन में पो नदी घाटी, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, पो नदी घाटी, पो। साउथ अफ्रीका का पूर्वी तट, और जापान का क्योटो द्वीप, जापान का क्योटो द्वीप। कौन सा है? कहाँ जापान है? ये नॉर्थ में हो, कोरिया है, ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये है जापान द्वीप समूह। लिख लिया? अगला लिखो। अब दिख रहा होगा पश्चिमी तुल्य जलवायु। इस बार पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बना, इससे बना पश्चिमी तुल्य जलवायु क्या आएगा? CFB आएगा। CFB F का मतलब फुल वर्षा, भूल गई थी मैं। F का मतलब फुल वर्षा। यहाँ पर वैसे वर्षा होती जैसे क्या होती है? आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के पास होती है, वैसे फुल वर्षा होगी। A का मतलब, B का मतलब क्या है? A से टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, लिखो। इस प्रकार की जलवायु का क्षेत्र 45 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में पाया जाता है। महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में पाया जाता है। 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में पाया जाता है। समुद्र से स्थल की ओर हवा चलती है, तभी तो वर्षा होगी। और ये पश्चिम बंगाल के प्रभाव में रहता है, पश्चिम बंगाल के प्रभाव में है। यहाँ वर्ष भर वर्षा होने का कारण घने वन है। यहाँ वर्ष भर वर्षा होने का कारण घने वन है।
पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप, जिसमें क्या आ जाएगा आपका यूरोप में कौन कौन से देश आ जाएंगे? पश्चिमी यूरोप के पुर्तगाल आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा? ब्रिटेन आ जाएगा, आयरलैंड भी आ जाएगा, नॉर्वे भी आ जाएगा, नॉर्वे नहीं आएगा, आयरलैंड, ब्रिटेन, द्वीप समूह आ जाएंगे। इसके बाद नॉर्वे, पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क, पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क, लिख लो, बोल रहे फटाफट लिख लो। पश्चिमी यूरोपीय देश, ब्रिटिश द्वीप समूह, पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, उत्तर पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी फ्रांस, कनाडा, और कनाडा का कौन सा आएगा? ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया, जो कनाडा के कौन से प्रांत में पड़ता है? पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद चिली, न्यूजीलैंड और तस्मानिया, चिली, न्यूजीलैंड, तस्मानिया। आगे लिखो स्टेप्स तुल्य प्रदेश, PSH, PSH। B का मतलब सुस्त है, S का मतलब स्टेपिंग हाथ से मैदान है, S का मतलब हॉट है, BSH। इस क्षेत्र में लिख लो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। यूरेशिया का विशाल मैदान, यूरेशिया का विशाल मैदान। अभी जिन्हें ये समझ नहीं आ रहे होंगे यूरेशिया कहाँ पर है, एशिया कहाँ पर है, हाँ, PSH, यूरेशिया का विशाल मैदान, जिसमें आएगा आपका हंगरी, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया। हंगरी, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया। इस क्षेत्र में वर्षा, जब घास के मैदान पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? वर्षा न्यूनतम हो रही होगी, कितनी मात्रा होगी वर्षा की? 25 से कम वर्षा बन जाएंगे ना, घास के मैदान पाए जा रहे हैं। हाँ, तो इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, 50 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। स्टेपी घास के मैदान में प्यारी घास की तुलना में, स्टेपी घास के मैदान में प्यारी घास की तुलना में कम वर्षा होती है, प्यारी घास की तुलना में कम वर्षा होती है। अगला लिख लो, क्षेत्र लिख लो। ये कौन सा है? अमेरिका के महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण में चिली का पश्चिमी क्षेत्र, नॉर्वे, इंग्लैंड, और ये कोई है पोलैंड, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ये वाले क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कौन सा क्षेत्र हो गया? ये दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद आपका न्यूजीलैंड। इस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु का नाम था पश्चिमी तुल्य। यहाँ पर देख के लिख लो, नाम बोल दो, लिखो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के बाद विक्टोरिया एवं तस्मानिया, ये जो है ना तस्मानिया, विक्टोरिया एवं तस्मानिया। लंका दिख रहा है, लंका में भी इसी प्रकार की क्या पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा क्षेत्र में, कहीं कहीं छोटे छोटे क्षेत्र में। इसके बाद पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप लिख लेना, पश्चिमी का पूरा नहीं, आधा भाग जाएगा। पश्चिमी यूरोप के देश, ऐसे लिख लो, पश्चिमी यूरोप के
देश, जब देश याद करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन से देश इसमें आ रहे हैं। उसके बाद अमेरिका कॉन्टिनेंट का पश्चिमी, इसमें आपका क्या आ जाएगा, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। तस्मानिया बेटा यहाँ है, तस्मानिया सारा में पड़ता है ना, लिख लिया। अगला, हाँ ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है ना, हाँ, जिसमें कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत आ रहा है। अब ये लिखी थी आपने स्टेपी तुल्य में, स्टेपी तुल्य मैदान हो गया। अब स्टेपी तुल्य में लिख लो सियरा नेवादा और पोस्ट केडा का पर्वतीय श्रेणी है। यहाँ पर कौन सी पाई जा रही है, पश्चिमी तुल्य, स्टेपी तुल्य जलवायु। और बाकी जो यूरेशिया लिखा था मैप में, जो लिखा हुआ है ना वहाँ पर आपने लिख लिया, मैप में देख लो, यूरेशिया क्षेत्र आपका ये रहा। उसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया काटेंगे तो दक्षिणी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का मध्य क्षेत्र। कोस्टल में नहीं है, कहाँ पर है, कोस्टल से थोड़ा सा अंदर, इसलिए बोल रहे हैं आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। ये पैटागोनिया का पठार है अर्जेंटीना में, ठीक है, तो ये अर्जेंटीना में आएगा। ये वाला कौन सा है आपका, स्टेपी तुल्य, और प्लेटन्सबर्ग की पहाड़ियों के पास मिलेगा आपको ये वाला क्षेत्र। क्लियर हो गया। आज अभी तुमको ऐसा लगेगा धीरे धीरे जब मैप पर आते जाओगे तो खुद ही समझ में आने लगेगी कौन सी चीज कहाँ पर है। पेरी प्रकार की जलवायु, पेरी प्रकार की जलवायु, इसको लिखेंगे BSA। पेरी प्रकार की जलवायु 40 डिग्री से पेरी, पेरी कहाँ से मरा नहीं सुने हो, कहाँ पढ़ते हैं, पता ही नहीं होगा पुराने वालों को, तो वो तो नहीं पता, पता होता तो अब तक कुछ सर के बोलते होते। ये बच्चों की खास बात होती है, जो पता होता है ना वो बहुत तेज से बोलते हैं, जो नहीं पता होता है टीचर से नजर छुपाते हैं। है ऐसा कि नहीं, ऐसा है। लिखो, इसका विस्तार 40 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, इसका विस्तार 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। पेरी प्रकार की जलवायु, पेरी BSA, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन होगा। BSA, BSA, हाँ सी में आता है ना, A B C वाला, तो टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, सी वाली कैटेगरी में। अब यहाँ पर लिखो वार्षिक तापमान उत्तरी गोलार्ध में अधिक, वार्षिक तापमान उत्तरी गोलार्ध में अधिक तथा दक्षिण गोलार्ध में कम। औसत वर्षा, अब मैंने आपको बताया था ना अभी, पेरी घास के मैदान में स्टेपी घास के कंपेयर में अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर कितनी हो रही थी, 50 से 50 से कम, तो यहाँ पर उससे ज़्यादा हो रही होगी ना, ठीक है। यहाँ पर औसतन वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, औसतन वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। जाड़े में चक्रवाती वर्षा, जाड़े में यहाँ पर आएंगे चक्रवात, कौन से आएंगे, शीतोष्ण चक्रवात। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, विंटर ड्राई होगी या समर ड्राई, समर ड्राई होगा ना। जाड़े में वर्षा हो रही है, गर्मियों में तो नहीं हो रही है ना, तो क्या होगा, समर ड्राई। चक्रवाती वर्षा अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा सर्दियों में वर्षा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा सर्दियों में वर्षा।
अब लिख लो सेंट लॉरेंस तुल्य, सेंट लॉरेंस तुल्य, ये आ जाएंगे हम डी में, डी बी, डी बी, बी का मतलब टेम्परेचर क्या होगा, डाउन, डी का मतलब कहाँ पर पहुंच गए हम, शीतोष्ण, शीतोष्ण में पहुंच गए ना। इस प्रकार की जलवायु प्रायः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सेंट लॉरेंस नदी, नदी बेसिन में प्राप्त होती है, में प्राप्त होती है। ये इस जलवायु का क्षेत्र, इस जलवायु का क्षेत्र 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में कोरधारी वन, इस प्रकार की जलवायु में कोरधारी वन तथा इसके आंतरिक भागों में पेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं, तथा इसके आंतरिक भागों में पेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इस जलवायु में कोरधारी वन तथा इसके आंतरिक भागों में पेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तथा इसके उत्तरी भाग में, तथा इसके उत्तरी भाग में शुद्ध कोरधारी वन पाए जाते हैं, शुद्ध कोरधारी वन पाए जाते हैं। क्षेत्र लिखना चाह रहे हो तो लिख लो कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, कोरिया, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, कोरिया, कोरिया पूरा इसमें आ जाएगा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, पेयरी जलवायु लिखवा दी और ये तो अभी बताइए। ये है आपका सेंट लॉरेंस नदी का बेसिन जो नॉर्थ कनाडा और अमेरिका के बीच में, उसके बाद चीन और ये कोरिया वाला क्षेत्र, क्या है ये पूर्वी तट है, यहाँ पर अगली बात कर लें। ये क्या हो जाती है आपका टैगा प्रदेश, टैगा प्रदेश किससे दिखाया टैगा को, इसे और एक्स को किससे दिखाया ऊंचाई को, तो टैगा को ईटी से और किसको दिखाएंगे, टुंड्रा को ईटी से, टैगा को टीएफ से, टीएफ लिख लेना, यहाँ पर पीसी लिखा है ना, पीसी, ये पीसी जो लिखा है उससे लिखा है आपके और टैगा को लिखोगे तो ई ऐसे लिखो, EF हिम आच्छादित रहता है, यह हिम टोपियों से ढका रहता है, यह क्षेत्र सदा हिम आच्छादित रहता है, जिसका विस्तार कनाडा,
साइबेरियन क्षेत्र, जिसका विस्तार कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, रसिया तथा साइबेरियन क्षेत्र। यहाँ पर ठंडी बहुत अधिक तथा गर्मी बहुत कम। कम का मतलब गर्मी पड़ती ही नहीं है, नगण्य है। यहाँ सर्दी बहुत कठोर तथा गर्मी नगण्य है। अब लिखो टुंड्रा प्रदेश, जिसमें आपकी ईटी आ जाएगा। यहाँ पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ईटी। इसको बस ऐसे लिखो, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा पश्चिमी कुल जलवायु से, सीधे कुल जलवायु से, भूमध्य सागरीय से, यानी कि जो भूमध्य रेखा पर आ रहा है वो। अभी बता दूंगी कि क्या क्या पढ़ लेना। इसकी जलवायु क्या है, यहाँ पर भी ठंडे क्या होंगी, अत्यधिक कठोर, और गर्मियाँ बिल्कुल नहीं है। वनस्पति की बात करें तो कई ऐसी वनस्पति यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं, टुंड्रा वनस्पति। जैसे आप देखते हो ना, ये देखो काई दिख रही होगी सामने, है ना। इस तरह की क्या होता है, जब स्नो पिघलता है तो वनस्पति का निर्माण होता है, जिसको कह रहे हैं टुंड्रा वनस्पति। बैठे रहो सब कोई। ये पत्रकार बनाए हैं आप लोगों की, कल फोटो निकलेगी पेपर में क्लास पढ़ते हुए, ठीक है। पढ़ते हुए करना, कैमरे की तरफ मत देखना। अच्छा हाँ ठीक। क्लासेस कैसी चल रही तुम लोग की? बढ़िया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी सब्जेक्ट्स में? ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में या हिस्ट्री, पॉलिटिक्स? अच्छा एक चीज़ और रहा, ये बताओ तुम लोग से पूछना था, जैसे अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट आए पढ़ाना चाहे तो तुम लोग पढ़ोगे कि नहीं? कोई ऐसा टीचर आए जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुका हो बीसीएस में, वो पढ़ाना चाह रहा? मतलब ये अच्छा पढ़ाए ये जरूरी नहीं है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट हो ये जरूरी है? अच्छा पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। चलो ठीक है, तब तुम्हें देखेंगे, जब सब बोलेंगे आएंगे तभी। वैसे जो आएगा वो तो पढ़ाएगा ही, वो सिलेक्शन लिया है तो उसके अंदर क्वालिटी तो होगी ना। ठीक, पढ़ो कंटिन्यू। ऐसे सबसे पहले मैडम आपको क्लास में देती थी आगे, नहीं भाई तो ना देखा होती है, तो मैम पढ़ाती थी तो अच्छा पढ़ाती थी, हम पढ़ते थे। नीको मैम भी आती थी और पुलकित खड़े सर भी आते थे, है ना। मैं वही बोल रहा था, अच्छा पढ़ाएंगे तो फिर मैं सेलेक्टेड हो, मैं सेलेक्टेड हो। हाँ हमें तो पढ़ने से बेहतर क्वालिटी। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से क्षेत्र आपको पढ़ने हैं। देखो लास्ट में तो ईटी बताया ना, टुंड्रा वाला, वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मली आपको क्या रहेगा, टुंड्रा और टोरा याद रहेगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ोगे ए टाइप में एफ बताया था, एम बताया और AW बताया, ये तीन तो आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे। उसके बाद पश्चिमी तुल्य जलवायु पढ़ाई थी और एक CS पढ़ोगे। पश्चिमी तुल्य जलवायु क्या पढ़ाया था, उसमें C था, C के साथ S था और स्मॉल b, ये तो था CSD, पश्चिमी तुल्य जलवायु। यही 5 कर लोगे, इसी में से पेपर में आपका आई होप फंस जाएगा, उसके साथ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब हम बात करेंगे आपके, देखो आज से जो आपका टॉपिक शुरू हो रहा है वो रिसोर्सेज पर हो रहा है। क्या बोल रही हो? हाँ मुझसे कह रही हो, तो मुझे भी पता है क्या कह रही हो। बुक के बारे में बुक बताया तो है, तुम लोग अपने साथ मेरे परिवार की बुक ले लीजिए। हाँ और एक एटलस लीजिए, घटना चक्र लीजिए। घटना चक्र तो मस्ट है, अगर घटना चक्र नहीं ले रहे हो तो हम लोग सिलेक्शन नहीं लो पाओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उसमें ही फंसे होते हैं। और जब वो आप अपनी आंखों के सामने से ना बार बार गुजारोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। 3 चीज़ें तो आपको लेनी है, एक एटलस लेना है, बुक
अब मैं तुम लोग की सर से शिकायत करूं? आज छोड़ने वाली बात नहीं है। अब मैं फिर इसमें बताऊंगी, फिर आप कहोगे कि पता ही नहीं हमको मैडम ने क्या बता दिया, कहाँ से बता दिया। आप लोग को डांट खाना ज्यादा अच्छा लगता है क्यों? साक्षी लाए हो तुम? नहीं लाई हो? बोलो मैं क्या करूं? वो तो मैं करवा दूंगी। इसके बाद नहीं, उसके बाद कितने लोग लाए? लाने वाले 4 लोग हैं और नहीं वाले कितने लोग हैं? कितने कितने शेयर करते बताओ मुझे। क्या बोल रहे हो जावेद? जोर से बोलो। तो घर पे लेने के लिए लिया था पहले। अब फिर जैसे मैं बताऊंगी अमेरिका महाद्वीप अपने कॉपी पे बनाओ, बिल्कुल एज इट इज बनाओ। बनाने में क्या होता है? वो कर दो सिया का बनाओ। जब नहीं लाया तो बनाना पड़ेगा ना। मैं जितना तुम लोगों को ना रिलैक्स छूट देती हूँ, तुम लोग उतना ही लाइट भी मुझे ले रहे हो। तभी तो बनाने में टाइम खराब होता है ना, तभी वो लेके आना। ऐसे बना लो जैसे मैंने बनाया है, फिर मैं आगे बैठ के सुनता हूँ। क्या बोलो जी? मुझे नहीं पता।
अभी मैपिंग की क्लास हो रही है, वो आपके कोर्स में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। उसी में मैं आपको रिसोर्सेज के साथ किसी भी कॉन्टिनेंट में माउंटेन्स कहाँ पर है, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के टाइप क्या है, घास के मैदान कौन कौन से हैं, लेक्स कहाँ पर है, ये सब बताऊंगी। और जो मैप मैंने बनाया है उस पर क्या करोगे आप, क्या करना है, लोकेट करोगे। तो पहले हम बात करेंगे माउंटेन बनते कैसे हैं। पहले आप मुझे ये बताओ, क्योंकि आपकी जियोमॉर्फोलॉजी नहीं हुई है इसलिए आपको ये भी नहीं पता होगा माउंटेन बनते कैसे हैं, माउंटेन्स के टाइप क्या होते हैं, और इससे पेपर में पूछा ही जाता है माउंटेन्स, उनके टाइप और उनकी लोकेशन है। बताओ माउंटेन कितने टाइप के होते हैं माउंटेन, चलो बनते कैसे पहले मुझे यही बता दो, खड़े हो जाओ असमें। सागरे प्लेट नीचे जाती है, सागरे प्लेट ऊपर आती है। अच्छा कंफर्म है शिवांशी, अब तुम बताओ कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, ओशन क्यों, अब बताओ कारण बताओ, तुमने गलत बोला था, तुमने बोला वहाँ सागरे प्लेट ऊपर जाएगी, वहाँ की प्लेट नीचे जाएगी, तभी मैंने उसको खत्म बोला। अगर वो सही गलत बोलते, तुम सही बोलते तो मैं उसको क्यों पूछती, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग को नॉर्मली नहीं पता है, आपके ये कॉन्टिनेंट कभी किसी जमाने में एक साथ जुड़े हुए थे, जब प्लेट विवर्तन की क्रिया हुई तो ये महाद्वीप में क्या हुआ, आपस में अंतर आ गया, और ये महाद्वीप जितने भी बने हैं प्लेटों पे बने हुए हैं। टोटल प्लेट्स कितनी है, 20 है, 20 छोटी हैं और 7 बड़ी हैं, ठीक है। 20 छोटी छोटी प्लेट है, 7 बड़ी बड़ी प्लेट है, 7 बड़ी प्लेट दिख रही होगी, 1 2 3 4, ऑस्ट्रेलिया की 5, इंडिया की 6, और ये हो गया एक, इस तरह से 7 प्लेट हैं, यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, अटलांटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये 7 बड़ी हैं। इसके बीच में छोटी छोटी जैसे ये दिख रही है कैरेबियन प्लेट, यहाँ पर आपको दिखेंगी सारी छोटी छोटी प्लेट, नजका प्लेट, इन प्लेटों के नाम हैं। जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये प्लेट क्या करती हैं, इनमें क्या होता है, डेंसिटी होती है, कोई कम घनत्व वाली होती है, कोई अधिक घनत्व वाली होती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर उठती है और अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे जाती है। प्रोसेस सुन लो, किसी की कॉपी में मत छापो, ये फिर कहोगे कि हमको समझ नहीं आया। जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट होती है वो नीचे जाती है, और कम घनत्व वाली प्लेट क्या होती है, ऊपर आती है। जब ये प्लेटें आपस में ऐसे जाती हैं तो इनमें क्या पड़ता है, बल पड़ता है। बल पड़ने के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। जिन पर्वतों का निर्माण बल पड़ने के कारण हो रहा है उनको कह रहे हैं बलित पर्वत। कई बार ये होता है कि आसपास की जमीनें क्या होती है, धंस जाती हैं और पर्वत बन जाती हैं, उनको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। एग्जाम्पल दोगे, कोई भारत में है ब्लॉक पर्वत और भारत में कोई बलित पर्वत है? बलित पर्वत हमारा हिमालय रेंज है और ब्लॉक पर्वत सतपुड़ा रेंज है। आगे बात समझ में, ब्लॉक पर्वत क्या है आपकी, सतपुड़ा रेंज है। अरावली अपशिष्ट पर्वत है, अपशिष्ट के साथ बलवित पर्वत। अब अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, अपशिष्ट पर्वत वे पर्वत होते हैं जो प्राकृतिक, जैसे मैंने कहा था ना अपक्षय पर्दन के कारण उनका क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। अब वो इतनी विशाल नहीं, छोटी छोटी क्वांटिटी में पाए जाते, मतलब ऊंचाई तो मिलेगी पर कटे छटे हैं, उनका क्या बचा है, सिर्फ अवशेष बचा है। तो ऐसे पर्वत को हम कहते हैं अपशिष्ट पर्वत। बलित पर्वत हमेशा वहाँ बनेंगे जहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकरा रही होंगी। कटक हमेशा वहाँ बनेंगे जहाँ प्लेटें अलग हो रही होंगी। तो आप यहाँ पर समझ लो, ये प्लेट, ये पर्वत है,
क्या पर्वत है? रॉकीज पर्वत। जैसे मैंने ये लाइन खींची है ऐसे ही एक पर्वत पूरी श्रृंखला बना लो पर्वत की और वहां पर लिख लो रॉकीज पर्वत श्रेणी। और इसका टाइप क्या है? ये वलित पर्वत। रॉकीज पर्वत श्रेणी, इसका टाइप है वलित पर्वत। क्लियर हो गया? अब ये जो निकला हुआ भाग बनाया है यहाँ पर लगा दो अलास्का श्रेणी। ये जो निकला हुआ भाग बनाया वहां पर लिखो अलास्का श्रेणी। नीचे साइड में अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी। इसके ऊपर लिख लो ब्रुक्स श्रेणी, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। अलास्का, ठीक है, लिख लिया। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना कर ये है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत कहाँ बना रहे हो? छोटा छोटा बनाओ, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, नहीं तो बहुत घिस-पिच हो जाएगी। यहाँ बनाओ अपलेशियन पर्वत और इसको लिख लो वलित एवं अपशिष्ट, वलित एवं अपशिष्ट। अपशिष्ट पर्वतों की लोकेशन पता चलिए। पेपर में हमेशा लोकेशन से पूछा जाता है और पर्वतों के टाइप से पूछा जाता है। रॉकीज आपका कैसा है? वलित पर्वत है। निर्माण कैसे हो रहा है इसका? निर्माण कैसे हो रहा है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट का आपस में टकराने से। अब इन लोगों की हाईएस्ट पीक लिख लो। जो आपका रॉकीज पर्वत है उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट, हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। वहीं पर ही लिखते जाना जहां बनाया ही तुमने पर्वत श्रृंखला, जहां पर्वत श्रृंखला बना रहे हो वहीं लिख लो माउंट एल्बर्ट, हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। अलास्का की माउंट मैकेंजी है, क्या है? माउंट मिकल्ले। अलास्का की है माउंट मिकल्ले। अलास्का की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट मिकल्ले। माउंट मिचेल, अपलेशियन की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट मिचेल। एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। हो गया? अब इसके बाद ये सारे माउंटेन रेंज बना दिए। इसके बाद यहाँ पर एक रेंज आती है मैकेंजी, ये कनाडा में है। मैकेंजी, माउंट मैकेंजी रेंज, मैकेंजी, मैकेंजी। इसके बाद यहाँ पर है बना लो मैक्सिको में, यहाँ पर और यहाँ पर सियारा मार्वे ओरिएंटल, इस रेंज का नाम है सियारा मार्वे ओरिएंटल।
सिएरा मार्टे ओरिएंटल, और दूसरी का सिएरा मार्टे ऑक्सीडेंटल, दूसरी का सिएरा मार्टे ऑक्सीडेंटल। हाँ, इधर जो है मेक्सिको की खाड़ी के पास वो ओरिएंटल है, और जो प्रशांत महासागर में है वो ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर पड़ती है सिएरा नेवादा, सिएरा नेवादा, ये है आपके यूएसए में। नेवादा बोलते हैं, सिएरा नेवादा और सिएरा नेवादा कहाँ पर है आपके यूएसए में। इधर पड़ती है कोस्टल रेंज, कोस्टल रेंज, कोस्टल रेंज। अब जिसके पास मैप होगा ना वो आराम से देख के फटाफट फिल भी कर लेगा होगा। कोस्टल रेंज, इसके नीचे कोस्टल रेंज के नीचे और सिएरा नेवादा से ऊपर यहाँ पर पड़ता है कास्केडा रेंज। कास्केडा रेंज, ये वाली जो बनाई है वो कास्केडा रेंज है। बन गए पर्वत। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितने पर्वत थे मेन वो आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक यहाँ पर पीक माउंट, पीक माउंट पठार नहीं, पीक माउंट पठार। अच्छा, पर्वत और पठार में अंतर क्या होता है? क्या फ्लैट होते हैं? पठार फ्लैट होते हैं, जबकि पर्वत क्या होते हैं ऊपर से पीकदार होते हैं, है ना। और क्या खासियत होती है पठारों में? पठारों का निर्माण कैसे होता है बताओ? पठारों का निर्माण कैसे होता है? खड़े होकर बताएगा, बिल्कुल ऐसे लगता है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हाँ बताओ। ज्वालामुखी लावाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। जब ये पठार क्या होते हैं, ज्वालामुखी लावाओं से निर्मित हो रहे हैं, तो इनके अंदर क्या पाए जाएंगे? खनिज पाए जाएंगे। आगे बात समझ में? इनके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? खनिज पाए जा रहे हैं। कौन कौन से खनिज है? धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज होते हैं? धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? किसी को नहीं पता? आयरन है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, ये सब धात्विक हैं। अधात्विक में कौन होगा? हीरा, पन्ना, ये भी धातु ही होते हैं। और ये क्या होता है? इसमें धातु मतलब अधात्विक होते हैं, खनिज है, पर इनमें क्या होता है? धातु की मात्रा नहीं होती है। और नमक क्या होता है? खनिज है नमक, लवण खनिज है ना। धात्विक में आता है, अधात्विक में आता है? अधात्विक में आता है। तो पठार हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही पठारी क्षेत्र है जहाँ से हमें क्या मिलेगा? खनिज मिल रहे हैं। मैंने क्या कहा था? आपका जो आज का टॉपिक है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ मिल रहे हैं, और जहाँ रिसोर्सेज मिलेंगे वहीं तो इंडस्ट्री डेवलप होगी कि नहीं? कारण क्या है? वही इंडस्ट्री डेवलप होती है और कहीं नहीं डेवलप होगी। बताओ आप, खड़े हो। रीजन बताओ। जहाँ रिसोर्स
रिसोर्स मिलते हैं वहीं इंडस्ट्री लगाई जाती है और कहीं नहीं लगाई जाती। मोस्टली वहीं लगाई जाती है। आप नहीं बताओगे वही बताएंगे। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है, ना ही इसमें का कुछ है। ये सिर्फ क्या है, आपकी सोच पर आधारित क्वेश्चन है। बताओ जनरली इंडस्ट्रीज वहीं क्यों डेवलप करी जाती हैं जहाँ के रिसोर्सेज मिलते हैं। तुमसे पूछा क्या मैंने? खड़ी यहाँ पर लिखिए कौन सा है, माउंट पीट माउंट पठार है। लार एशियन पर्वत श्रेणी बताई थी ना, अल्पेशियन पर्वत श्रेणी के ही कहाँ पर, ये क्या है आपका पूरब या पश्चिम, ये पश्चिम है। इसी पश्चिम में मिलता है आपका लार एशिया का पठार। लार एशिया का पठार यहाँ पर है और अल्पेशियन पठार यहाँ पर है। अब ग्लेशियर पठार बैठो, नोट डाउन करो। और कनाडा में लार एशिया का पठार, लार एशिया पठार, लारेशियन पठार और अपलेशियन पठार। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर मिलेगा ओजार्क का पठार। ओजार्क पठार मिल रहा है, नीचे लोकेशन। इसके थोड़ा सा नीचे आओगे मिलेगा एल्बर्ट का पठार, एल्बर्टा का पठार। एल्बर्टा रॉ लगेगा ऊपर, एल्बर्टा है या एल्बर्ट है, तो एल्बर्टा यहाँ पर है, काट लेना इसको, एल्बर्टा यहाँ पर है। इसके बाद है आपको मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार। मैक्सिको के ऊपर आओगे तो मिलेगा कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार। कोलोराडो से ऊपर आओगे तो मिलेगा, यह नाम लिख दिया होगा ये वाले, कोलंबिया के पठार से भी नीचे एक पठार है, ग्रेट बेसिन का पठार। यहाँ पर ग्रेट बेसिन का पठार, ठीक है। ग्रेट बेसिन के पठार के ऊपर है कोलंबिया का पठार। और ये चीज मैप पे लाते तो फटाफट मैं बताती जाती और आप लोग देखते जाते। कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार और कोलोराडो का पठार। ये ग्रेट बेसिन की बात इतना ऊंचा है ये वाला कि ये नदियों को कहाँ समुद्र तल तक जाने नहीं देता। यहीं की यहीं नदियाँ इसी में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। अब ग्रेट बेसिन के पास ही यहाँ पर क्या है, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक मिले। बना लिया बेटा, बना लिया सबने? आपके पास नहीं तो उसके पास आके बैठ जाओ, तो तुम आगे नहीं आओगे, दो लोग देख लेंगे अगर आगे आ जाओगे।
चलो अब बात सुनते जाओ। नॉर्थ, ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उत्तर में कनाडा, मध्य में यूएसए यानी कि अमेरिका, दक्षिण में मैक्सिको, मैक्सिको के बाद यहाँ छोटे मोटे और देश हैं जैसे कोस्टा रिका, यूकान और कौन सा है, कोस्टा रिका, यूकान हो गया और नाम याद नहीं आ रहा, बोलो है तो दिख रहे हैं, यूकान है, निकाल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 छोटे छोटे देश है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा, ये है पनामा जल संधि। पनामा सिटी है, पनामा देश है, पनामा देश की जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है। और यहीं से एक क्या करी गई है, नहर को काटा गया है। ये प्राकृतिक नहर नहीं है, ये मानव निर्मित नहर है। बात समझ में आई? ये मानव निर्मित नहर है। यहाँ से अगर हमें इधर व्यापार करना होता था तो ऊपर वाला तो बर्फ से ढका हुआ है पूरा, जलमार्ग से यात्रा नहीं हो सकती थी। अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो पूरा दक्षिण अमेरिका पार करके फिर हम इधर आते या यूरोप में जाते। तो इस टाइम को बचाने के लिए और ईंधन को बचाने के लिए क्या करा, मानव निर्मित नहर खोद ली। अब यहाँ से हम आराम से कहाँ पहुँच जाते हैं, अटलांटिक महासागर में पहुँच जाते हैं। अब हमें एशिया यानी कि आपके नॉर्थ साउथ अमेरिका को पार करने की जरूरत नहीं होती। आगे बात समझ में? तो जो पनामा नहर है वो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से क्या कर रही है, अलग कर रही है। उसके बाद यहाँ है बेरिंग सागर और बेरिंग जल संधि या बेरिंग स्ट्रेट, जो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है। साथ साथ लिखते भी जाओ, पनामा नहर किसको अलग कर रही है, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से। बेरिंग जल संधि किसको अलग कर रही है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एशिया कॉन्टिनेंट से। छोटे छोटे सागर हैं, देख लो। ये गल्फ है, कौन सी, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये कैरेबियन सागर, ये ग्लासगो सागर, ये लैब्राडोर सागर, ये बुफेन है ना, बुफेन सागर। तो यहाँ छोटे छोटे सागर है। ये हडसन की खाड़ी, यहाँ पर ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर ऊपर देखो बिल्कुल। ब्यूफोर्ट सागर में आपके कौन सी नदी गिर रही है, मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी कहाँ से निकल रही है, ग्रेट स्लैब से। आगे बात समझ में? ये संधियाँ देख ली है ना, मैप में देख लिया आप लोगों ने, जिसके पास नहीं है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ देख लो। अब इसके बाद हम बात करेंगे नदियों की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नदियाँ, नाम लिख लेना फटाफट, विशेषता मैं बताती जा रही हूँ, सुन लो और बाकी अपने लिख के लाना। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की नदियाँ, पहली नदी लिखो यूकॉन नदी, यूकॉन रिवर, यूकॉन रिवर, यूकॉन नदी। मैकेंजी से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बेरिंग सागर में गिरती है। मैकेंजी है, ठीक है, मैकेंजी से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बेरिंग सागर में गिरती है। उसके बाद लिख लो लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, देखो ये है, और ओंटारियो, ओंटारियो से निकल के, और ये सेंट लॉरेंस नदी है जिस पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। और
और ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम नदी है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम नदी है। इसके बाद है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी मिसिसिपी नदी टेक्सास प्रांत में बहती हुई मेक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है तथा इसकी सहायक नदी कौन सी है? मिसौरी। इसकी सहायक नदी मिसौरी, जिसको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? मिसिसिपी मिसौरी। मिसौरी नदियां पंचीपाद डेल्टा का निर्माण करती हैं। पंचीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। ये देखो, ये आ रहा है मिसिसिपी मिसौरी, ये नदियां आपस में यहाँ बनाती हैं पंचीपाद डेल्टा। मिसिसिपी की एक सहायक नदी है रेड नदी। सहायक नदी एक है रेड नदी। इसके बाद लिख लो ग्रेट सैंडी रिवर। कोलोराडो का पठार से उद्गम होता है और मैक्सिको तथा यूएसए में सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। कोलोराडो पठार से उद्गम तथा किधर बहेगी? दक्षिण और पूरब में बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। रियो सैंडी मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। हो गया। आप झील की बात करते हैं। देखो मेन नदी तो ये है, सेंट लॉरेंस हो गया, रियो सैंडी हो गया। एक नदी और रह गई है मैकेंजी नदी। मैकेंजी रिवर ग्रेट स्लेव से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ब्लू फोर्ट सागर में गिरती है। ग्रेट स्लेव झील से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ब्लू फोर्ट सागर में गिरती है। ये रहा ब्लू फोर्ट सागर। ब्लू फोर्ट सागर में गिरती है। जब भी नदियाँ पढ़ोगे, नदियों के बहने का दिशा भी याद रखोगे। नॉर्मल कभी कभी सेंटेंस में नदियों का नाम, उसका बहता हुआ फ्लो और किस सागर में गिरे वो दे देता है। मान लो सागर सही दिया और क्या दिया, नदी का नाम भी सही दिया, और उसका फ्लो क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हंसी साक्षी? अब हम बात करते हैं झीलों की। अब हम बात कर रहे हैं झीलों की। पहले हम नॉर्थ कनाडा की झीलों की बात करेंगे, और झीलों के जैसे मैं नाम बोल रही हूँ वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बोल रही हूँ। यानी कि पहली झील उत्तर में होगी, दूसरी उसके दक्षिण में होगी, तीसरी उसके दक्षिण में होगी। समझिए, पहली स्टार्ट होगी ऊपर से नीचे आती जाएगी। तो पहली झीलों का, पहली झील का नाम लिखो, कनाडा की ये सारी झीलें। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर के बाद लिखो ग्रेट स्लेव लेक, स्लेव।
ग्रेट स्लेट के बाद लिखो अथावस्था। अथावस्था, अथावस्था। ढूंढ रहे हो, ये सामने है, ये सारी चीजें लाइन से है। अथावस्था, अथावस्था के बाद रेंडियर। अथावस्था के बाद रेंडियर। रेंडियर के बाद विनिपेग। विनिपेग, रेंडियर के बाद विनिपेग। इन चीजों को ऐसे भी याद कर लोगे, उत्तर से दक्षिण, और कहाँ पर है, कनाडा में है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका कनाडा और यूएसए अलग कैसे हो रहे हैं। कनाडा और यूएसए को 49 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा अलग करती है। इसके साथ साथ महान झील यानी कि ग्रेट लेक्स 49 डिग्री, उसके बाद महान झील क्षेत्र, उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी। ये क्या बना रही है, अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा। अमेरिका कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण। आगे लिख लो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र, और महान झील क्षेत्र के बाद आपका सेंट लॉरेंस नदी। क्लियर हो गया। नदियां हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। ओंटारियो सुपीरियर झीलों के नाम लिखो, कैसे लिखोगे, पश्चिम से पूरब। महान झीलों में नाम लिखो पश्चिम से पूरब। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। और ये झीलें क्या है, आपस में नहर द्वारा जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इनमें से जो मिशिगन है वो पूर्णतया कहाँ पर है, अमेरिका में यानी कि यूएसए में आती है ये वाली झील। बाकी सुपीरियर, इरी और ये सब क्या करती हैं, अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण कर रही हैं। अब ये जो सीमा मैंने खींची है, इधर उत्तर में क्या है, कनाडा, और दक्षिण में है यूएसए। कोलोराडो का पठार, इसके बाद आपकी रियो ग्रांडे आ रही है, इधर मैक्सिको है, इधर यूएसए। समझ में आएगा सीमा का निर्धारण, तीन देश कैसे बने हैं। अब हम बात करेंगे जहाँ पॉपुलेशन है, किस क्षेत्र में पॉपुलेशन रहना पसंद करेगी, लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, मुझे ये बताओ। खड़े हो, आप बताओ कौन से संसाधन, खाने पीने की व्यवस्था सबसे पहले हमें चाहिए, तो हमारी क्या है, बेसिक नीड है। और खाने पीने की चीजें आपको कहाँ मिल रही होंगी, कहाँ मिलेगी, खड़े हो, बैठो, तुम खड़े। जहाँ उपजाऊ भूमि होंगी और नदियाँ होंगी, समझ रहे हो, इतनी स्टोरी में तुम्हें बताई हूँ, कहाँ पर लाने के लिए बताई हूँ। जहाँ नदियाँ होंगी और जहाँ उपजाऊ भूमि होगी। उपजाऊ भूमि वही होगी जहाँ झीलें भी होंगी, पीने के पानी तो चाहिए आपको, ठीक है, बिजली बना रहे हो तो उसके लिए भी पानी चाहिए। और किससे बनती है बिजली, खड़े हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, विशाल। चलो अब बताओ क्या कह रहे थे तुम, बिजलियाँ किससे बनती हैं, बिजलियाँ नहीं, बिजली किससे बनती है, पानी से और पवन चक्की से और कोयला से, जिसको हम कहते हैं कोयला से बना हुआ है तापीय ऊर्जा, है ना। परमाणु से बना है वो भी परमाणु तापीय ऊर्जा होती है। और जो जल से बनी है वो हाइड्रो
किससे बनी है? तो पवन से बनी है वो पवन ऊर्जा, और जो किससे बनी है? सोलर से, वो बनी है सौर ऊर्जा। पर हम यहाँ बात करेंगे कोयले की। अगर मान लो कोयला मिल रहा है हमें किसी क्षेत्र में, और कोयला कौन से उद्योग के लिए कच्चा है, कच्चा माल का काम करता है, किस उद्योग के लिए कच्चा माल का काम करता है? अगर हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है तो हमें कोयला बहुत ज़्यादा चाहिए, इस्पात। आगे बात समझ में? तो हम बात करेंगे यहाँ पर कोयला क्षेत्र की और इस्पात क्षेत्र की। मैंने अभी बात करी थी पठारों की। पठार क्या है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हुए हैं, और पृथ्वी के अंदर जो लावा है जब वो ऊपर आता है, मतलब जो मैग्मा है पिघल के जब ऊपर आता है तो उसको धरातल पे हम कहते हैं लावा। जब ये लावा जम जाता है, ये खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहाँ जहाँ आपके पठार पाए जाएंगे वहीं वहीं क्या पाए जाएंगे? खनिज के सोर्सेज पाए जाएंगे। अब मैंने बताया कि पॉपुलेशन कहाँ रहेगी? जहाँ पर आपको उपजाऊ भूमि मिलेगी, खेती होगी, खेती के आसपास ही क्या करोगे? आप गांव बना लोगे, अपना घर बनाओगे, वहीं पर रहोगे। फिर घर बनाने के जब आपने चीजें उगाई हैं उसको कहीं भेजोगे ना, तो उसी के पास में क्या होगा? एक मार्केट डेवलप होगी। जब वो मार्केट डेवलप होगी तो उसके आसपास के क्षेत्र में लोग आके रहने लगेंगे। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऐसे क्षेत्र समृद्ध प्रसन्न प्रदेश कहे जाते हैं। प्रदेश या नगर, वो नगर जहाँ पर आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप क्या लोगे? कोयला निकालोगे खानों से, फिर उस कोयले को कहाँ पे भेजोगे? इस्पात फैक्ट्री में। इस्पात फैक्ट्री में भेजोगे तो वहाँ पर क्या बनेगा? कोयले से लोहे के क्या बनेंगे? नए नए सामान बनेंगे, और वो सामान कहाँ जाएगा? अलग से इंडस्ट्री में जाएगा। आगे बात समझ में? जहाँ आपके खजाने होंगे वहीं आपके कारखाने बनेंगे। कारखानों के पास ही क्या बनाई जाएंगी? इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, जहाँ पर क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। वो मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो सकती है। क्लियर या नहीं? तो अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेज। तो अब डालो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी आपका यूएसए स्पेशल। पहले लिखो, ऐसे लिखो, संसाधनों का वितरण। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संसाधनों का वितरण। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संसाधनों का वितरण। अब इसमें भी सबसे पहले हम किसमें लिख रहे हैं? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंने आपको यूएसए में पठार कहाँ कहाँ बताया था बेटा? अपलेशियन क्षेत्र बताया था। अपलेशियन क्षेत्र के कौन सा क्षेत्र था ये? पश्चिम। यहाँ पर एक पठार बताया था, कौन सा बताया था? लॉरेशिया का पठार बेटा कनाडा में है। यहाँ पर महान झील प्रदेश के उत्तर में लॉरेशिया का पठार, महान झील प्रदेश के दक्षिण में अपलेशियन का पठार। यही अपलेशियन के पठार में क्या होती है? लोहे की, कोयले की खुदाई। खुदाई कहेंगे, खनन कहेंगे। खुदाई किसको कहाँ करते हैं, खनन कहाँ करते हैं? खुदाई खेती होती है या जुताई होती है? जुताई होती है। खनन का काम कहाँ करा जाएगा? जहाँ हमें संसाधन मिलेंगे। तो कोयले का संसाधन एक तो कौन सा हो गया आपका? अपलेशियन का पठार। इसके बाद बताया था औजार का पठार। और ये जो औजार का पठार है आपका क्या है? मिसौरी। अभी मिसौरी नाम सुने थे ना? कहाँ सुने थे? मिसौरी प्रांत में यहाँ भी मिल रहा है। और
ये जो महान झील प्रदेश देख रहे हो, अब यहाँ पर क्या है, पानी मिल रहा है ना। अभी मैंने विद्युत बताया था, बिजली किससे बन रही है आपकी, कोयले से बन रही है या जल से बन रही है। अब हम किस पे जा रहे हैं, परंपरागत पर आ रहे हैं, गैर परंपरागत पे शिफ्ट हो रहे हैं। बताओ, बिजली परंपरागत साधनों पर बन रही है या गैर परंपरागत साधनों पर? गवर्नमेंट किस पर जोर दे रही है? गैर परंपरागत कौन से होते हैं सोर्स, बताओ? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। क्या जल को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं? परंपरागत में कोयला आ जाता है और परमाणु, जितने भी हमारे क्या होते हैं परमाणु ऊर्जा बनती है, वो भी किस में आ रही है, आपके परंपरागत में आ रही है। इन चीजों के लिए क्या चाहिए होता है, कोयला। और कोयला क्या निकालता है, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या होता है हमारे वायुमंडल के लिए अत्यधिक खराब है। इसलिए हम किस पे आ रहे हैं, अब यहाँ पर महान झील प्रदेशों में सबसे पहले आप लिखो दुलुत। दुलुत 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 किसके लिए फेमस है, इस्पात के लिए। दुलुत इस्पात। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये रहे, अगर लोकेशन दिखाना चाहो तो सुपीरियर लेक के पास, सुपीरियर लेक के पास दुलुत। लिख लिया। इसके बाद मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ये जो पठार बताया था, कौन सा, यहीं पर एक क्षेत्र है पेंसिल्वानिया। पीटर्सबर्ग, ये भी किसके लिए फेमस है, आपके इस्पात के लिए। पीटर्सबर्ग को राजधानी कहा जाता है, पीटर्सबर्ग से लेके यहाँ तक आओगे अलबामा। अलबामा तक ये क्षेत्र क्या है आपका, इस्पात के लिए फेमस है। अलबामा नीचे आ जाओ, दर्शन में इसी के नीचे आ जाओ, यहाँ पर अलबामा है और ये किसके लिए आपके इस्पात के लिए फेमस है। अब यहाँ पर मिशिगन, मिशिगन में है आपका शिकागो। शिकागो किस लिए फेमस है, इस्पात के लिए तो है ही है, इस्पात के साथ मांस प्रसंस्करण, जो प्रिजर्व किया जाता है, किसको, मांस को प्रिजर्व करते हैं शिकागो, यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है। इसके बाद है डेट्रॉइट, मोटर कार के लिए यानी कि मोटर गाड़ी के लिए फेमस है डेट्रॉइट। वो है आपका यहाँ पर इरी लेक के पास डेट्रॉइट। मोटर वाहन, अब मुझे ये बताओ बेटा, मोटर वाहन बनाने के लिए लोहा चाहिए होगा कि नहीं, ऑटो पार्ट्स के लिए चाहिए होगा ना। और वो ऑटो पार्ट्स लोहा कहाँ से मिल रहा है आपको, इन्हीं क्षेत्रों में कोयलों की खदानों से। उसी के पास इन्होंने क्या कर दिया, कारखाने और इंडस्ट्रीज को डेवलप कर दिया है। अब ये महान झील जो प्रदेश है, यहाँ पर देखो पठार है और मरुस्थल है, दिख रहा है। तो पठारों पे और मरुस्थल के क्षेत्र में क्या पब्लिक रह सकती है, लोग रह सकते हैं। अगर उन्हें सुविधाएं चाहिए होंगी तो कहाँ आना पड़ेगा, मैदानी क्षेत्र में, जहाँ खेती भी आराम से हो सके और जहाँ उद्योग धंधे भी अच्छी तरह स्थापित किए जा सकें। तो अब यहाँ देखो हरी भरी जमीन है, तो खेती के लिए क्या है, ये उपजाऊ है। मैंने क्या बताया था, रॉकी से चिनूक नाम की क्या निकलती है, हवा चलती है गर्म
और कहाँ आती है? रॉकीज में जो पर्वत होते हैं उससे क्या करते हैं, इस वाले क्षेत्र को हरा भरा करती है और गेहूं और मक्के की खेती के लिए ये क्षेत्र क्या होता है, अधिक उपजाऊ होता है। इसके बाद लिख लो टेक्सास। टेक्सास यहाँ पर है टेक्सास। पेट्रोलियम के लिए टेक्सास पेट्रोलियम। लिख लिया? मैप तो बनाते जा रही हूँ या नहीं? लिख रही हूँ। घर पर जाके क्या करोगे, मैप लाओगे और इनको मैप पे ही दिखाओगे और जितना रोज अपनी आंखों के सामने से गुजारोगे ना उतना ये चीजें आ जाएंगी। टेक्सास हो गया। टेक्सास के बाद लिखो कंसास। कंसास यहाँ पर है, टेक्सास से ऊपर कंसास। और प्रांत इसका देखोगे तो अरकनसास। अरकनसास प्रांत में क्षेत्र पड़ता है कंसास। ये भी किसके लिए? स्पार्क के लिए। कोलेहामा क्षेत्र कंसास से ऊपर है। कोलेहामा कंसास से ऊपर देखो, अकोलेहामा आ लगा देना। अकोलेहामा ये भी किसके लिए फेमस है आपके? स्पार्क। कंसास से ऊपर अकोलेहामा लिखा? ऊपर है नीचे? अकोलेहामा। मिसौरी लिख लिया ना आप लोग ने? मिसौरी क्षेत्र नहीं लिखा? मिसौरी प्रांत यहाँ पर है। टेक्सास के यहाँ टेक्सास है, टेक्सास के पास मिसौरी प्रांत है। मिसौरी प्रांत भी किसके लिए आते? इस्पात। मिसौरी प्रांत इस्पात। और जहाँ जहाँ इस्पात है वहाँ वहाँ क्या है आपके? कोल भी है। याद रख रहे हो? वहाँ वहाँ कोयला भी है। इसके बाद आओ यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को। पूरब में आ जाओ, सॉरी पश्चिम में आ जाओ, सैन फ्रांसिस्को। एक सैन फ्रांसिस्को है और एक क्या है? लॉस एंजलिस। सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस से दक्षिण में है, उत्तर में नहीं है। हाँ, फ्रांसिस्को में बोला ना, उत्तर में, और लॉस एंजलिस दक्षिण में है। ये जो मैंने सर्किल बनाया है ये किसके लिए बनाया है? क्या बोला था अभी मैंने? फ्रांस। ये तो हो गया लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस किस लिए है? हॉलीवुड है पहला यहाँ तो, और हॉलीवुड के बाद जो एयरक्राफ्ट निर्माण होता है, एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, वो भी कहाँ बनाए जाते हैं? आपके लॉस एंजलिस में। इसके साथ साथ आपका हॉलीवुड, सैन फ्रांसिस्को, तेल शोधन, और उसके साथ साथ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया भी तेल शोधन के लिए। कैलिफोर्निया भी ऑयल रिफाइनरी यानी कि तेल शोधन, पेट्रोल के भंडार मिलते हैं। पेट्रोल
पेट्रोल, पेट्रोल। टेक्सास में भी क्या था आपका? पेट्रोल था। कैलिफोर्निया में भी आपका क्या है? पेट्रोल है। सैन फ्रांसिस्को में भी क्या है आपका? तेल शोधन और साथ ही साथ जलयान निर्माण। सैन फ्रांसिस्को जलयान निर्माण। अब हम बात करेंगे कनाडा की। कनाडा में तो बहुत कम है। कनाडा में लिख लो फटाफट बेटा। कनाडा डाल लो और मैं वो लिखवा दे रही हूँ नाम, अपने आप प्लेस करके लाओगे। कनाडा नाम लिखो, क्यूबेक। पहले लिखो क्यूबेक, फेमस इसलिए है। ये सब आपका होमवर्क है। क्यूबेक और मैप पर इसको दिखा के लाओगे, कल मुझे चेक करवाओगे। क्यूबेक, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ओटावा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, हैमिल्टन, हैमिल्टन। ये मैं जगह बता दे रही हूँ, सब यहाँ पर ही है। अब टिक लगा के लाओगे कौन सा कहाँ पर है यहाँ पर? हैमिल्टन। अगला लिखो वैंकूवर। वैंकूवर यहाँ मिलेगा, ब्रिटिश कोलंबिया में। वैंकूवर, वैंकूवर, वैंकूवर है। वैंकूवर के बाद दूसरे प्रांत में चले जाओ। ब्रिटिश कोलंबिया के बगल में प्रांत कौन सा था? एल्बर्टा। एल्बर्टा, एल्बर्टा प्रांत यहाँ पर है। ठीक है। अब ये जो जितनी भी जगहें हैं इनके बारे में आपको बताना है क्यों फेमस है, और मैप पर दिखा के लाओगे।